आज हम लेकर चलने वाले हैं आपको केमिकल बॉन्ड्स का सीरीज़ चल रहा है हमारा। और केमिकल बॉन्ड्स में हम अभी पढ़ने वाले हैं कि हमारा वीबीटी होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ये केमिकल बॉन्ड्स का, जिसको हम हिंदी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या सहसंयोजक बंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आखिर होता क्या है। तो जब केमिकल बॉन्ड्स में किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात बताई जाती है तो कैसे कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वीबीटी का जो एक थ्योरी आया जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमको समझना होगा। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है आपका LCAO पे बेस्ड है। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बारे में। तो सबसे पहले वीबीटी के जरिए या वीबीटी की सहायता से हम कैसे किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को जानते हैं या कैसे उसे समझ पाया गया, इसके बारे में हम देखते हैं। और वीबीटी के जो मेन पॉइंट्स क्या थे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वीबीटी जिसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जो कि बेस्ड होता है आपके LCAO कॉन्सेप्ट के अनुसार। LCAO कॉन्सेप्ट क्या होता है? LCAO कॉन्सेप्ट का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस कॉन्सेप्ट पे क्या है, ये वीबीटी हमारा बेस्ड है। इस वीबीटी की सहायता से हमको सबसे पहले यह समझ पाने में आसानी होती है कि कोई मॉलिक्यूल आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले मॉलिक्यूल बनने के लिए हमको ये पढ़ाया जाता था 11th-12th में या शुरुआती क्लास में। हम जानते हैं कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस थ्योरी के आधार पे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि दरअसल एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल नहीं बनता, बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये बेसिक होता है सबसे ज़्यादा। तो आपको ये अब नेक्स्ट टाइम से याद रखना होगा कि कभी भी एटम के अंदर का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कंबाइंड होकर किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब वीबीटी के मेन पॉइंट्स क्या थे इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स होते हैं वीबीटी के जो हमको याद रखने ज़रूरी है और जिस पे ये कॉन्सेप्ट ही बेस्ड होता है। हमारे वीबीटी के कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट्स के बारे में, जिसको हम पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स होते हैं जिससे जो वीबीटी हमको देता है, वीबीटी हमको आखिर क्या बताने की कोशिश करता है इसके बारे में। सबसे पहले वीबीटी की सहायता से हम पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटॉमिक सेल, कि कभी भी क्या होता है जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल बनने से पहले जो दो एटम्स होते हैं, तो एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर के जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। आपस में ओवरलैप का मतलब आपस में मिलना, और ओवरलैप करके वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर इसको समझना है तो मान लीजिए ये कोई हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, वैसे ही ये कोई दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। और एटॉमिक ऑर्बिटल में चूंकि कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मान लीजिए सबसे आउटर सेल की बात कर रहे हैं हम, सबसे आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स होके ओवरलैप करने लग जाएंगे, और ये हमारा ओवरलैप हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बन जाएगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला जो रेंज होता है वो ओवरलैप कहलाता है, ओवरलैप। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हमको बताता है कि कभी भी किसी भी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के दोनों आपस में जब दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, जैसे ही एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप के कारण हमारा क्या बन जाता है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। इस तरह से हमारा पहला मेन पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आर सेम एनर्जी, इसका मतलब होता है कि जो भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के समय जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, हमेशा ही सेम होगी। सेम टू सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से ही आपस में ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट अगर बात करें तो हाफ फील्ड ओवरलैप का मतलब होता है कि अगर दो ऑर्बिटल्स, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक ऑर्बिटल्स ये ले लें और दूसरा ऑर्बिटल्स ये ले लें, तो दोनों के दोनों जब आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप में दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट
और दोनों के दोनों ही क्या होंगे, दोनों ऑर्बिटल्स आपस में हाफ फील्ड होंगे, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होके हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमको बोलता है कि पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो हाफ फील्ड ही होने चाहिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही आपस में मिक्स होकर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा जो 4th नंबर का होता है कि इसी से पता चल रहा है हमको कि इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट स्पिन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन्स होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उनका जो स्पिन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर मैं इसको बात करूं तो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है, और इसी के कारण वो जाके आपस में क्या करा रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कभी भी याद रखिए जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, इनका जो स्पिन है वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग्स एरियाज आर मर्ज टू ईच अदर। इसकी बात की गई है कि जो ओवरलैप होने के बाद जब भी क्या होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ही ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के टाइम जो ओवरलैप का जो एरिया होगा वो हमेशा ही क्या हो जाता है, एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें फिर से इसी स्ट्रक्चर को बना के, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे आपस में मिक्स होता है, तो जैसे मान लीजिए इतने वाला एरिया मिक्स हुआ है, तो ये एक दूसरे में क्या हो गया, मर्ज हो गया। यहाँ पास वो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। आगे चल के वो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि बीच वाला एरिया क्या हो चुका है, एक दूसरे में अच्छे तरह से मर्ज हो चुका है। तो हमको पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं ओवरलैपिंग के टाइम पे। ठीक है, यही आपस में मर्ज होने का जो प्रोसेस है वही ओवरलैपिंग कहलाता है। अगर हम पूछे कि ओवरलैपिंग क्या है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में मिक्स होकर एक दूसरे में क्या हो जाना, कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीटली, जितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग। एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो चुके हैं, ओवरलैप्स हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात हो रहा है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा हमेशा प्रोपोर्शनल होगा वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका बॉन्ड, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। जैसे इसमें बताया भी गया है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो एस ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ होता है, बनने वाले बॉन्ड का स्ट्रेंथ, वो हमेशा ही कम होता है पी और डी के कारण। तो इसको भी देखते हैं। गया है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, यदि अगर हम फ्रेंड्स बात करें, हम देख सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल जब आपस में, दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कहलाएगा। ये जो एक बॉन्ड बना ये थोड़ा सा क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है। एस ओवरलैपिंग कहलाएगा ये प्रोसेस। और इसमें का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, किससे, पी और डी से। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट बना ले, ये हमारा हो जाता है पी हो जाता है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है। स्पेशली अगर बात करें हम पी एक्स है, उसी तरह से ये भी हमारा पी एक्स ऑर्बिटल ही है, क्योंकि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो एक्स एक्सिस के अलाइंग है ये, इसीलिए इसको हम पी एक्स मान रहे हैं। तो ये हमारा जो पी ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इसकी तुलना में। ऐसा क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स को हम क्या मानते हैं, एस ऑर्बिटल्स एक नॉन डायरेक्शन ऑर्बिटल्स होता है, इसका कोई खास डायरेक्शन किसी भी एक एरिया में स्पेसिफिक होता नहीं है। जबकि पी और डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो उनका वो क्या होते हैं, वो डायरेक्शनल्स होते हैं, जबकि ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल्स होते हैं, नॉन डायरेक्शनल।
और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण ही क्या होते हैं, जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो वीक होते हैं पी और डी की अपेक्षा। तो ये याद रखिए आप। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स से हमको वीवीटी को समझने में सहायता मिलती है। और सबसे मेन पॉइंट आपको अगर याद रखना है तो ये याद रखना है कि कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा एक ही बनाएंगे। तो इस तरह से, और दोनों ही क्या होने चाहिए, जो भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों ही हाफ फील्ड होने चाहिए। दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन्स होने चाहिए। उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में सेम होनी चाहिए, तब जाके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है और एक नया मॉलिक्यूल बना लेता है। तो फ्रेंड्स एक मेन पॉइंट अगर इसमें जोड़े तो जो बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड टू टाइप्स के बनते हैं, ठीक है ना। कभी भी वीवीटी के अनुसार बॉन्ड जो बनेगा वो टू टाइप्स का बनेगा। एक को हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं और जो दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, पाई बॉन्ड्स कह देते हैं। आपको याद रखना होगा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड आपका एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है, जबकि जो ये होगा वो क्या बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये इस तरह से, या फिर हम पी एक्स की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि ये आपका ये सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होता है। पैरेलल ओवरलैपिंग के कारण ये एक दूसरे में कुछ इस तरह से मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, आपका पाई बॉन्ड। और आपको हमेशा ही याद रखना होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं थी, कैरेक्टर्स था आपका वीवीटी ग्रुप के बारे में कि वीवीटी को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। वीवीटी के अनुसार हम अब कई मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जो इसको किसने एक्सप्लेन किया था, इसको सबसे पहले वीवीटी ने ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको आप देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के दो एटॉम्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपस में वो एक दूसरे से ओवरलैप करके कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हम जानते ही हैं, मगर आपको ये याद रखना होगा कि इस एटम के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका जो स्पिन्स है वो दोनों के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि एक ऐसे तो एक ऐसे, इस तरह से ये आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर देगा साथ में। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सबसे पहले वीवीटी थ्योरी के ही अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया था। अब वीवीटी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी देखते हैं कि ये जो वीवीटी था, वीवीटी की कुछ लिमिटेशंस भी थे, जिसको कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे लिमिटेशंस हमको देखने को मिलते हैं जिसको वीवीटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसकी सही जानकारी ये नहीं दे पाता था। जैसे इसमें बताया गया कि सबसे पहले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला था, ऑक्सीजन को डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ही बोला गया था, जबकि ऑक्सीजन जो रियल होता है, रियल क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो रियल में पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि ये क्या होता है, इस वीवीटी के अकॉर्डिंग इसको क्या बोल दिया गया था, डायामैग्नेटिक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वीवीटी का जो थ्योरी है वो मैग्नेटिक बिहेवियर को ठीक से नहीं बता पाया। ये सबसे बड़ी कह सकते हैं लिमिट थी, इसकी सबसे बड़ी कमियां थी। उसके बाद देख सकते हो आप कि इसकी सहायता से, वीवीटी की सहायता से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बता सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बना सकते हैं कि कैसे वो बना। लेकिन H2+ जिसको हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आयंस या ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का आयंस, तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी जानकारी वीवीटी नहीं दे पाया। उसी तरह से
कि कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो किस तरह से स्टेबल्स होते हैं, इसकी जानकारी भी ये नहीं देता। और कुछ कुछ आप देख सकते हो कि कुछ कुछ ऐसे भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आयनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आयनिक प्रॉपर्टीज़ क्यों पाई जाती है, किस लिए पाई जाती है, इसकी जानकारी भी क्या होता है कि वीवीटी का जो ये वीवीटी थ्योरी है वो अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये सभी लिमिटेशंस होती हैं वीवीटी की, और इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक दूसरा थ्योरी बनाया गया था जिसको बोला गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, एमओटी जिसको नाम से जानते हैं हम। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे एमओटी के बारे में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आखिर होता क्या है। तो इस तरह से वीवीटी का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है आपके केमिकल बॉन्ड्स को समझने के लिए।